100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। इस अवसर पर एक डाक टिकट भी किया जारी। कहा, समाज में विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है तब राष्ट्र को एक होना चाहिए। कहा, राजनीति इंतजार कर सकती है लेकिन आर्थिक विकास नहीं। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में हुए जिला विकास परिषद चुनावों के लिए मतगणना जारी। भारतीय जनता पार्टी और गुपकार गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार हुए हैं ये चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का करेंगे उद्घाटन। इस साल की थीम आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों पर होगा मंथन। महोत्सव का आयोजन प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर हो रहा है। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किया सम्मानित। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किया सम्मान ग्रहण। भारत और बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता आज से। सीमा पार से होने वाले अपराधों समेत सीमा संबंधी कई मुद्दों पर होगी वार्ता। भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना, जबकि बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। और कोविड के मोर्चे पर अच्छी खबर। पिछले 6 माह में पहली बार देश में नए संक्रमणों की संख्या 20,000 से कम। भारत के स्वदेशी कोविड टीके को वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए 13,000 वॉलंटियर्स पर किया गया परीक्षण। और कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग जारी। यूरोपीय संघ ने टीकाकरण के लिए फाइजर को दी अनुमति। अमेरिकी संसद ने $892 बिलियन का कोरोना वायरस राहत पैकेज किया पारित। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय केवल इमारत नहीं है, बल्कि ये देश की एक अमूल्य धरोहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है, तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 100 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का काम किया है। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की भी सराहना की। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में जितनी योजनाएं बन रही हैं, वह बिना किसी प्रकार के भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षित करने का आह्वान भी किया। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासत समाज का हिस्सा है, लेकिन सियासत और सत्ता के अलावा अन्य संस्थानों का भी समाज के निर्माण में योगदान होता है। सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और पूर्ववर्ती छात्रों से योगदान देने का आह्वान भी किया। एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
और अब बात ताजा खबर की। जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए जिला विकास परिषद चुनावों के लिए मतगणना जारी है। अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और गुपकार गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश की 280 जिला विकास परिषद सीटों पर मतगणना के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सभी 20 जिलों में मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए गए थे। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 7वें चरण में देखने को मिला, जिसमें 57.22% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतगणना के बाद आज 2181 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इस बार बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भी मतदान में हिस्सा लिया था। चुनाव की खास बात यह रही कि इसमें राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई थी। और हमारे साथ श्रीनगर से हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही है और गांदरबल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शबीर डार। रमा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 8 चरणों में भारत में जम्मू कश्मीर में डीडीसी के ऐतिहासिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें हर दौर में मतदाताओं ने अपना उत्साह दिखाया और आज मतगणना का दौर है। अपने आप में कई मायनों में ये चुनाव ऐतिहासिक रहे, अभूतपूर्व रहे। बिल्कुल, अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और सबसे बड़ी बात कि मतदाताओं का जो उत्साह इसमें दिखाई दिया वो अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। रजनी, जो ट्रेंड्स है मैं आपको बता दूं, रुझान जो है लगातार आने शुरू हो गए हैं और जो लगातार रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से कांटे की टक्कर थी उसी तरह से कांटे के रुझान भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने जो रुझान है वो जो गुपकार अलायंस है वो उसकी जो लीड दिखा रहे हैं 73 सीट्स पर, बीजेपी की 50 पर। लेकिन इस पर हमें ये याद रखना होगा, जो पीएजीडी है वो 7 पार्टियों का गठबंधन है और ये लीड किसी अकेले पार्टी की नहीं है। लेकिन बीजेपी अकेली 50 सीटों पर आगे है और बीजेपी के एक कैंडिडेट श्रीनगर से चुनाव जीत चुके हैं। एजाज हुसैन बीजेपी के बलहामा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से चुनाव जीत चुके हैं, तो एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। श्रीनगर में पहली जीत बीजेपी की। और इसके अलावा अगर हम आईएनसी की बात करें तो 21 जम्मू कश्मीर आवामी पार्टी 7 सीट पर आगे चल रही है और जो अदर्स हैं वो 42 सीट्स पर उनकी लीड दिखा रहे हैं, जिसमें से 7 जो हैं इसमें जीत दिखाई जा रही है। तो ये अब के रुझान है तो बेहद महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं। ये रुझान अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस तरह की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी उसी तरह की कांटे की बढ़त भी इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि फाइनल परिणाम रजनी आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को श्रीनगर में एक पहली सीट की यहां पर जीत मिली है, ये अपने आप में काफ़ी अहम और दिखाती है कि किस तरह से लोग यहां पर विकास की कहानी कहते हैं। जिस तरह से बीजेपी विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी, जिस तरह से यहां पर आम जनता ने विकास के मुद्दों को समझा, क्योंकि ये जिला विकास परिषद की अगर हम बात करते हैं रजनी, तो ये पूरा चुनाव बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी है उसकी मजबूती के साथ साथ जो विकास विभिन्न स्तरों पर होना है उसको दिखाता है और उसकी जो सत्ता है वो आम आदमी के हाथ में आना होता हुआ दिखाता है। तो लगातार जिस तरह की ये रुझान आ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि जनता ने यहाँ पर किस चीज़ को प्राथमिकता दी है। और लगातार विभिन्न पार्टियों की अगर हम इस चुनावी द्वंद्व की बात करें, कैंपेनिंग की बात करें, तो जिस तरह से बीजेपी ने पूरी अपनी यहाँ पर शक्ति झोंक दी थी और तमाम बड़े नेता यहाँ पर थे, मंत्री भी यहाँ पर आए थे और दूर दराज के उन फारफलंग इलाकों में गए थे जहां तक अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा था। हम भी उनके साथ थे और वहां पर आम लोगों ने खुशी जताई कि कम से कम इस चुनाव के बहाने ही बड़े मंत्री उनके पास आ रहे हैं, नेता उनके पास आ रहे हैं। और ये नई परिपाटी 370 के बाद जिस तरह से शुरू हुई है, जो बैक टू विलेज हुआ था, इसके अलावा जिस तरह से पंचायत इलेक्शन, जी रमा, निश्चित तौर पर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और बड़े अहम चुनाव है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के नेताओं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। शबीर डार के पास चलते हैं। शबीर डार, गुपकार संगठन और भाजपा के बीच, जैसा कि हमारी संवाददाता रमा ने बताया कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अभी रुझान जो है शुरुआती है, अभी फाइनल रुझान नहीं आए हैं, लेकिन उसमें भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे, पूरे ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो विकास का मुद्दा हावी था, बदलाव की बयार जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है और इसी विकास के आधार पर ये चुनाव लड़े गए और जनता भी चाहती है कि अब नतीजा जो निकले, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन विकास होना चाहिए राज्य का।
जी बिल्कुल, ये जो अगर हम इस इलेक्शन की बात करें, ये इलेक्शन भी इसी बात पर भी लड़े गए हैं कि लोग जो हैं वो अपने जो डेवलपमेंटल नीड्स है, जो उनके डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, वो खुद वो अपने आप ही वो तय करे और वो उसको पाई तकमील तक पहुँचाए। और अगर हम देखा जाए इन इलेक्शंस में लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है और लोगों ने जो एतमाद है इन जो ज़मीनी सतह की जमहूरी अमल है उस पर अपने एक एतमाद जताया है। और आज के जो ये इलेक्शन है ये महत्वपूर्ण नहीं है कि या बीजेपी जीत रही है या गुपकर अलायंस जीत रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लोगों का एतमाद जो उन्होंने एक जमहूरी अमल पे जताया है वो जीत रहा है। जी। क्योंकि आर्टिकल 357 के बाद जो हालात यहाँ पे गुजरी है, जो लगा था कि शायद जमहूरी अमल का फिर से शुरू होना एक चैलेंज है, वो एक चैलेंज के तौर पर लोगों ने लिया है और एक जमहूरी अमल में जो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया है, तो यही इसकी मैसेज मिल रही है कि लोगों का जो एतमाद है जमहूरी अमल पे, उन्होंने एक बार फिर से उस पे जो है अपनी जो मोहर लगा दी है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आज जम्मू कश्मीर में नतीजे का दिन है, बड़ा अहम दिन है और किसके हाथ बाजी लगेगी ये देखना बाकी है, लेकिन जनता को चाहिए विकास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शबीर आपका भी और रमा त्यागी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। और कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 117 तालुकों की 3019 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। 48 सीटों के लिए वहां 1,17,383 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान आज शाम 5 बजे तक चलेगा। 2 चरणों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान रविवार को होगा। और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय के लिए मतदान जारी है। राज्य में पंचायत और नगर पालिका के लिए चुनाव एक साथ हो रहे हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद की कुल 8,475 सीटों में से 6,500 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। अब केवल 1,843 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत की 1702 सीटों और जिला परिषद की 141 सीटों के लिए मतदान जारी है। वहीं ग्राम पंचायत की 110 सीटों पर एकमात्र उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में ईटानगर और पासीघाट के 28 नगरपालिका वार्डों में 23 वार्डों के लिए मतदान जारी है। ईटानगर के 20 वार्ड में से 5 वार्ड में उम्मीदवार निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। पासीघाट की सभी 8 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। पंचायत चुनाव में मतपत्रों के जरिए मतदान हो रहा है, जबकि ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर निगम के लिए ईवीएम के जरिए मतदान जारी है। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 96,36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.65% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 30,376 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 11,121 नए मामले सामने आए हैं। और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्वदेशी कोरोना कोवैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। अभी तक 13,000 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल किया जा चुका है। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि अभी तक 13,000 वॉलंटियर्स पर इसका सफल परीक्षण हो चुका है और तीसरे चरण के लिए देश की विभिन्न जगहों पर कुल 26,000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया जाना है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल नवंबर के मध्य में शुरू हुआ था। ये देश की पहली और अकेली ऐसी कोविड-19 वैक्सीन है जो तीसरे चरण के लिए प्रभावी पाई गई है। इसके साथ ही देश में ये ऐसी पहली वैक्सीन भी है जिसका सबसे व्यापक स्तर पर तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के लिए लगभग 1,000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं ने भी मंजूर किया था। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया है।
वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 21 दिसंबर तक कुल 16,31,70,557 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 21 दिसंबर को 10,72,228 नमूनों की जांच हुई। और ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के सामने आने के बाद यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। लंदन, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के वायरस का नया प्रकार सामने आया है। इसके प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटेन के कुछ शहरों में बेहद सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोरोना का यह नया स्ट्रेन नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ पूरे ब्रिटेन में फैला है। इटली, फ्रांस और नीदरलैंड्स में भी इस वायरस के कुछ मामले मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी इससे मिलता जुलता वायरस का प्रकार मिला है। नए स्ट्रेन का पता सबसे पहले सितंबर 2020 में चला था, लेकिन नवंबर में लंदन में संक्रमण के 1/4 मामलों में इस वायरस से लोग संक्रमित हुए थे। वहीं दिसंबर का मध्य आते आते 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यानी स्ट्रेन था। इंग्लैंड में कोरोना वायरस नए प्रकार के सामने आने के बाद जर्मनी, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, बुल्गारिया, आयरिश रिपब्लिक, तुर्की और कनाडा ने ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। फ्रांस ने भी ब्रिटेन के लिए अपनी सीमाएं बंद करने का फैसला किया है। वहीं भारत ने भी ब्रिटेन जाने और वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा हांगकांग, इजराइल, ईरान, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, मोरक्को, चिली और कुवैत ने भी ब्रिटेन से हवाई आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत में ये फैसला लिया गया है कि ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री का भारत में RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है और केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और कोरोना वायरस के इस नए प्रकार और इससे उत्पन्न खतरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान GC खिल्लानी जी। डॉक्टर GC खिल्लानी, पूर्व विभागाध्यक्ष पल्मोनरी मेडिसिन, एम्स से। डॉक्टर खिल्लानी, नया स्ट्रेन आया है, ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है। क्या और अधिक जानकारी मिल रही है विज्ञान के मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस नए स्ट्रेन के बारे में? नहीं, देखिए, ये मतलब पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन केयरफुल रहने की है, क्योंकि इंग्लैंड में देखा गया कि एक हफ्ते के अंदर जो केसेस की संख्या थी वो दुगनी हो गई। तब उन्होंने जब इसको जो सीक्वेंसिंग करी तो पता चला कि वायरस में म्यूटेशन हुआ, और ये म्यूटेशन अब की बार स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। और स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान के सेल्स को अटैक करता है और वो इन्फेक्शन करता है। तो इसलिए चिंता का विषय है भी, क्योंकि एक नई स्ट्रेन है और इसके बारे में जितना हमें ज्ञान है, जो हमें पता लगा है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब ये है कि इसकी जो कंटेजियसनेस है, इसकी जो क्षमता है इन्फेक्शन फैलाने की, वो जो ओरिजिनल जो स्ट्रेन अभी चल रही है उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये ज्यादा घातक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा सीरियस केसेस होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो वही रहेगा जो हमें पता है और जिस तरह से हम इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसका वैक्सीन पे भी प्रभाव होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वैक्सीन के जो टारगेट्स हैं वो दूसरे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। तो इसलिए बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने बहुत पहल एकदम से ले ली है और फ्लाइट्स को बैन कर दिया है, और जो भी आएंगे आज रात तक उन सबका फिर टेस्ट होगा, सबको क्वारंटाइन में होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो जैसे पहले शुरू में हुआ था कि भारत सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए थे, अब की बार भी कड़े कदम उठाए हैं, इसलिए एहतियात रखने की बात है, पैनिक की जरूरत नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर खिल्लानी, अगर बात करें तो हमारे देश में फेज 3 का ट्रायल चल रहा है वैक्सीन को लेकर। पहला जो प्रकार है उससे हम लड़ रहे हैं, उसकी जंग कह रहे हैं कि आखिरी दौर में और अब वैक्सीन आ जाएगा। उसके बाद ये नया प्रकार है जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भय, थोड़ा डर होना थोड़ा सा लाजमी है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से
लोग जो है इस वक्त पर डरे नहीं। आपने कहा भी कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या वो चीज़ें, क्या वो सावधानियां अपनाएं जिससे हम, पहले तो हम काफ़ी सावधानियां अपना ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या ध्यान रखें जिससे हम बच सकें इस नए संक्रमण से भी? देखिए, ऐसा है, जो कंसर्न है वो तो जस्टिफाइड है और वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 30 देशों ने अपनी फ्लाइट्स ब्रिटेन से बंद कर दी हैं, इंडिया ने भी बंद कर दी है, तो कंसर्न जस्टिफाइड है। लेकिन ये है कि पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका इलाज, जो जैसे कि मौत की दर इटली में 15 से 20% थी, इंडिया में अब 1% से भी कम हो गई है। हमें ये पता है कि कोरोना मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है, वो हमें पता है। उसका बचाव कैसे किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। और जैसे कि मैंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो वैक्सीन जो बिल्कुल तीसरे चौथे चरण में है, कोवैक्सीन भी जो है ना, उम्मीद करते हैं कि जनवरी के अंत में आ जाएगी। हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन इस स्ट्रेन के लिए भी कारगर होगी, इसलिए कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक और मौका है, जब जब हमें जो जो कोताही कहीं कहीं आ गई हो मास्क यूज करने में, या हैंड सैनिटाइजेशन की, या सोशल डिस्टेंसिंग में, जो सर भीड़ हमें नजर आ रही है मार्केट में, जिसकी वजह से दिवाली, पोस्ट दिवाली स्पर्ट आया था। तो एक ये एहतियात रखने की वाली बात है कि आप फिर से सतर्क हो जाएं। जी, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेन भी वैसे ही फैलती है। और जैसे मैंने कि शुरू में कहा कि इसकी जो फैलने की शक्ति है वो ओरिजिनल स्ट्रेन से ज्यादा है, तो जी, इसलिए ज्यादा केयर करने की जरूरत है। बिल्कुल। और ट्रैवलिंग के बारे में आप क्या लोगों को परामर्श देना चाहेंगे? नया साल का मौका आ रहा था, ब्रिटेन से तो हमने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी है, लेकिन दुनिया भर में लोगों का आने जाने का, देश के भीतर भी, आप ट्रैवलिंग के बारे में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इस वक्त परहेज करना चाहिए? देखिए, जो ट्रैवल है वो आपको एक्सपोजर देता है। जब आप ट्रैवल करते हैं, आप कितना कुछ ही कर लें, ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल होता है। अगर आप हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज अमूमन सेफ होते हैं, क्योंकि उसमें 50% हवा जो है वो बाहर से आती है और 50% हवा हेपा फिल्टर के जरिए आती है। और हवाई जहाज में लोग आमने सामने नहीं बैठते हैं। लेकिन हवाई जहाज से पहले आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट की लाइन में खड़े रहेंगे, लोगों का एक्सपोजर होगा, आप खाना खाएंगे। लेकिन ये है कि दुनिया रुक नहीं सकती ना, इकोनॉमी हैज टू गो ऑन। जो आदमी काम के जरिए जो घूम जाते हैं, अपनी ट्रैवल करते हैं, तो लाइफ हैज टू गो ऑन। तो जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एहतियात रखें, अपने ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। जो गैर जरूरी ट्रैवल है उसको फिलहाल अवॉइड करें, जब तक इस ट्रेन का पूरा हमें पता लग जाए। जी, जी, और जब भी जो 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 प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको एनहांस करने की जरूरत है, जी। ये मैं कहूँगा आपसे। डॉक्टर खिल्लानी, 70% ज़्यादा इसको माना जा रहा है कि ज़्यादा इसका संक्रमण फैलता है, और कोरोना का जो पहला प्रकार था, लोग उसी से, उनकी जो मानसिक सेहत थी उस पर असर पड़ा था। एक ये नई बात सामने आई है, लोगों की मानसिक सेहत पर इससे ज़रूर असर पड़ेगा, वो डरेंगे। आप क्या हेलो, सलाह हाँ। देना चाहेंगे कि नहीं, किस आपकी तरीके से बात इसके सही है, बारे में? लेकिन मुसीबत पूछ के तो नहीं आती है ना। ये मैं इसको इसी तरह से लूंगा कि जी, ये दूसरा एक कोरोना वायरस का एक म्यूटेटेड वर्जन है, जो फॉर्चुनेटली ज्यादा घातक नहीं है। कंटेजियसनेस तो है, तो इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि घबराए नहीं। लेकिन जो जो प्रिकॉशंस जिसके बारे में हमें पता है, उसको एनहांस करने की, उसको और ज्यादा जोर से लागू करने की हमें जरूरत है। और वैक्सीन मेरे ख्याल से कारगर रहेगी एज पर प्लान। बाकी देशों में तो फाइजर वैक्सीन शुरू हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी जल्दी वैक्सीन शुरू हो जाएगी। जी। डॉक्टर खिल्लानी, क्या जो वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन का डेवलपमेंट पूरी दुनिया में जो चल रहा है, क्या उस पर भी असर डाल सकता है ये नया डेवलपमेंट? नहीं, ये देखना पड़ेगा कि जो वैक्सीन का जो वैक्सीन बन चुके हैं, जो फेज 3 ट्रायल भी कंप्लीट हो चुके हैं, फाइजर वैक्सीन या जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका बना रहा है, जो कि इंडिया में भी बन रहा है, कोवैक्सीन है, ये अभी कोई भी नहीं बता पाएगा आपको कि ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। लेकिन वायरोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जो टारगेट्स होते हैं, सिर्फ एक प्रोटीन नहीं होता वैक्सीन का टारगेट, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन इस स्ट्रेन के प्रति भी हमें प्रोटेक्शन दिलाएगी।
जी डॉक्टर खिल्लानी, और क्या कुछ पर्टिकुलर कुछ मरीज हैं, कुछ खास मरीज हैं जिन्हें बेहद इस वक्त इस नए डेवलपमेंट के बाद अपना ध्यान देना होगा? देखिए, सभी के लिए घातक है, वो लेकिन क्या कोई कुछ खास ग्रुप्स को ज्यादा हिदायत देंगे आप? नहीं, हिदायत सबके लिए, लेकिन वो सबको पता है कि जो 65 साल से बड़े हैं, जिनको जो स्मोकर्स हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, या कैंसर से पीड़ित है, या कैंसर की दवाई लेते हैं, या कोई ऐसी दवाई लेते हैं जिससे कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उन लोगों को खास केयर रखनी चाहिए। मैं कहूंगा उससे ज्यादा केयर रखनी चाहिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वो जाएंगे, अगर वो इन्फेक्शन लेके घर आएंगे, अगर उनको इन्फेक्शन होगा तो ये मान के चलें कि उनके परिजनों को जरूर होगा। तो उनके आसपास जो लोग हैं उनको भी उतनी ही केयर रखनी चाहिए, और इसको जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं हमारी, उसको बाज़बत पालन करने का समय है इस समय। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सावधानियां आप दोगुनी करने का वक्त है। डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खिल्लानी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हमने क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए, और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 की शुरुआत करेंगे। इस साल महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन के लक्ष्य को पाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों को बताया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन विश्वविख्यात भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के मौके पर हो रहा है। इसके जरिए लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि विज्ञान और तकनीक के जरिए हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। देश में विज्ञान और तकनीकी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। इस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 दिसंबर को की जाएगी। नई दिल्ली में सोमवार को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम कोविड के बावजूद अपनी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने वाली परंपराओं को रोकना नहीं चाहते, इसलिए इस बार महोत्सव को हम वर्चुअल तकनीकी से मनाने जा रहे हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला यह साइंस फेस्टिवल अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ, या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 in spite of COVID and everything, not only in India but all across the world, तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। इस साल के महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के लिए विज्ञान है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन के लक्ष्य को पाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों को बताया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन विश्वविख्यात भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के मौके पर किया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलता है। This year's science festival is being organized. We are converting this particular challenge into an opportunity to showcase
that we can organize one of the largest gathering of scientists, students, science lovers in society online in the online platform. इस विज्ञान महोत्सव का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान भारती और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य संगठनों के समर्थन से किया जाता है। इस विज्ञान महोत्सव में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधार्थी, उद्यमी और शिल्पकार प्रतिभागी होते हैं। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। हर साल 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के ईरोड गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। रामानुजन ने बहुत कम उम्र में फ्रैक्शन, इनफाइनाइट सीरीज, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस आदि को लेकर अमूल्य योगदान दिया। ये दिवस मनाने का मकसद लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि आज प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर उनके कृतित्व का वंदन करता हूं। गणित के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान करने वाले शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत के प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है। इस विज्ञान महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोजन में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से लेकर उद्योगपतियों, शिक्षकों, शिल्पकारों, किसानों, छात्रों और नवाचारियों की भागीदारी प्रमुख रूप से होगी। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करने और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करने वाले हितधारकों की परस्पर नेटवर्किंग का प्रयास भी किया जाएगा। हमारे मैथमेटिशियन जिन्होंने कि सारे दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम रोशन किया, सारी दुनिया उनको जो है बड़े इज्जत के साथ स्मरण करती है। ऐसे रामानुजन साहब का जो है आज जयंती है और ऐसे ही कारण से आज का ये दिन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को शुरुआत करने के लिए चुना गया। विदेशों के मंत्री इसके साथ जुड़ने वाले हैं, भारत सरकार के मंत्री इसके साथ जुड़ने वाले हैं, देश भर की सरकारों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इस काम के साथ जुड़ने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। ये समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 1 वर्ष तक चलने वाले स्मृति समारोह के लिए गतिविधियों पर निर्णय लेगी। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए इस वर्ष को श्रद्धांजलि वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उच्च स्तरीय स्मारक समिति के सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और साथ ही आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होंगे। ये समिति दिल्ली, कोलकाता और नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े देश के भीतर और बाहर के स्थलों पर होने वाली गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बढ़ चढ़कर इस आयोजन में शामिल होने का आह्वान किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता से हर कोई परिचित है। वे एक विद्वान, एक सैनिक और एक उत्कृष्ट राजनेता थे। हम जल्द ही उनकी 125वीं जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आइए इस विशेष आयोजन को भव्य तरीके से मनाएं। और भारत में तेंदुओं की आबादी में 7% की बढ़ोतरी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये अच्छी खबर है कि शेर और बाघ के बाद तेंदुए की आबादी भी बढ़ रही है। पशु संरक्षण की दिशा में काम कर रहे सभी लोगों को बधाई। हमें इन प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने पशुओं को सुरक्षित आवास में रहना सुनिश्चित करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया।
ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़े सम्मान चीफ कमांडर ऑफ लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया है, जो केवल राष्ट्राध्यक्षों या फिर सरकार को दिया जाता है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और संघर्ष या गैर संघर्ष की स्थिति में निष्ठा दिखाने के लिए दिया जाता है। अमेरिका ने ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी दिया है। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वें महानिदेशक सीमा स्तरीय समन्वय सम्मेलन का आयोजन आज से 26 दिसंबर तक गुवाहाटी में किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना के नेतृत्व में बीएसएफ का प्रतिनिधिमंडल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम के नेतृत्व में बीजीबी का प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। वार्ता का उद्देश्य सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय को सक्षम बनाना है। सम्मेलन विभिन्न सीमा पार अपराधों पर संयुक्त रूप से अंकुश लगाने और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच सूचना पर साझाकरण तंत्र को संबोधित करने और उन्हें व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अंतिम बीएसएफ बीजीबी सीमा समन्वय सम्मेलन 16 से 19 सितंबर 2020 तक ढाका में आयोजित किया गया था। संयुक्त भारत बांग्लादेश वार्ता की परिकल्पना 1975 में रखी गई थी। दोनों देशों के सीमा अधिकारियों के बीच तत्काल प्रशासनिक चिंता के मामलों पर चर्चा करने के लिए लगातार संपर्क होना चाहिए। 1993 के बाद से इसे द्विवार्षिक कर दिया गया। डीजी बीएसएफ और डीजी बीजीपी दिल्ली और ढाका में साल में 2 बार बॉर्डर समन्वयन बैठकें आयोजित करते हैं। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें अजय विश्व के साथ। और बिजनेस की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं अजय। धन्यवाद रजनी। आज की सबसे पहली खबर जो हमारी है वो बजट पूर्व चर्चा को लेकर के है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 11 दिनों से लगातार वित्त मंत्री बजट पूर्व चर्चा कर रही हैं। आज जो चर्चा हो रही है वो खेती बाड़ी और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसके साथ जो जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो आज नॉर्थ ब्लॉक में वर्चुअल मीटिंग के जरिए अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय और जो बजट टीम है उसके सामने रख रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जो इस साल का बजट है, चालू वित्त वर्ष का बजट, उसमें 30% की बढ़ोतरी की गई थी। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में करीब 1,42,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें आपको याद होगा कि 75,000 करोड़ रुपए पीएम किसान के लिए दिए गए थे। हो सकता है इस बजट में ऐसी सिफारिशें आएँ कि इस राशि को और भी बढ़ाया जाना है। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फूड प्रोसेसिंग को लेकर के है, जो 3 कानून बने हैं उनको और भी ज़्यादा कैसे किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, उस पर चर्चा हो सकती है। उन सभी सिफारिशों पर हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल ये मीटिंग चल रही है और जो तमाम बैठकें हैं बजट पूर्व चर्चा की, उसकी एक समेकित रिपोर्ट जो है वो बाद में सरकार के द्वारा जारी की जाएगी कि कौन कौन से सेक्टर से कौन कौन सी सिफारिशें आई हैं। फिलहाल ये मीटिंग चल रही है जिस पर सभी की निगाहें हैं। ये हमारी आज की पहली खबर थी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जिस तरह से आपने पूरे न्यूज़ बुलेटिन के दौरान हमें ये बताया कि जो कोरोना वायरस का एक नया वर्जन यूरोजोन और ख़ासतौर पर ब्रिटेन में देखा गया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के बाज़ार जो हैं वो काफ़ी शॉक में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1% से ज़्यादा आज एशियाई बाज़ार गिरे। उससे पहले कल अमेरिका के बाज़ार भी गिरे थे और इसी का असर हमारे भारतीय बाज़ारों पर भी दिखाई दिया है। और आज हम बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों भी गिरावट के साथ शुरुआत की। दोनों ही सूचकांकों में जो शेयर्स थे लगातार गिरते हुए नजर आए। अभी भी देखें तो जो सेंसेक्स है वो 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में भी 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखी गई थी। बहुत सारे जो सेक्टर्स जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, मिसाल के तौर पर बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स, स्पेशली आईटी और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। क्योंकि जब भी बाहर के देशों में मुश्किल आती है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स ही ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगातार दूसरा दिन है बहुत ही ज़्यादा
बढ़त देखी गई थी। आपको याद होगा पहले लॉकडाउन में 25,000 का आंकड़ा देखा था सेंसेक्स ने, और उसके बाद से 46,000 47,000 का स्तर जो अभी दिखाई दे रहा है, उसमें पिछले 2 दिनों से भले ही गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अभी भी स्टॉक मार्केट अगर आप बॉटम देखें इस साल का तो उससे काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे हैं। और अंत में मेरे पास जो खबर है इस बिजनेस प्राइम में, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि विनिवेश का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस साल जुटाने जाने हैं विनिवेश के जरिए, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी जो करीब 63% है उसको बेचने के लिए आवेदन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के जरिए जारी कर दिया गया है। आज ही ये एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें 15 फरवरी तक बोली लगाने को कहा गया है, और सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहती है। सारी की सारी हिस्सेदारी बेचने के लिए ये निविदाएं मंगाई गई हैं। 13 फरवरी जैसा हमने बताया कि लास्ट डेट है। आज के मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन 4,000 करोड़ रुपए आता है, और कोशिश ये कर रही है सरकार की वो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, और जो काम करने का एग्जीक्यूशन का काम है वो आपको निजी क्षेत्र को सौंपा जाए। तो ये आज बड़ी खबरें थी। कुछ और भी कंपनियों के विनिवेश की अपुष्ट खबरें हैं, इनके बारे में जैसी कंफर्मेशन मिलता है आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज के बिजनेस प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए रजनी के पास। रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच यूरोपीय संघ ने बायोएनटेक और फाइजर की ओर से संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 के वैक्सीन को बाजार में उतारने की औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है। बाजार में वैक्सीन आने से सभी सदस्य देश क्रिसमस के बाद अपने नागरिकों को महामारी से बचाव का पहला टीका लगाना शुरू करेंगे। यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्जुला वॉन डे लेयन ने कहा है कि ये टीका यूरोपीय संघ के सभी देशों में एक साथ एक समान शर्त पर उपलब्ध होगा। टीके की आपूर्ति इस शनिवार से शुरू हो जाएगी और पूरे यूरोपीय संघ में 27 से 29 दिसंबर के बीच टीका लगना शुरू हो जाएगा। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कोरोना वायरस सहायता पैकेज के रूप में 900 अरब डॉलर की राशि मंजूर कर ली है। प्रतिनिधि सभा में विधेयक पर लंबे समय तक चली बहस के बाद मतदान करते हुए सांसदों ने विधेयक के पक्ष में 359 मत डाले, जबकि इसके विरोध में 53 मत पड़े। इस पैकेज के तहत बेरोजगारों को हर हफ्ते $300 और जरूरतमंद लोगों को $600 की मदद दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कारोबारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी मदद की जाएगी, ताकि देश में आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली बलूच नेता करीमा बलूच कनाडा में मृत पाई गई हैं। वे रविवार से लापता चल रही थी। अब पुलिस ने उनका शव टोरंटो में बरामद किया है। कनाडाई शरणार्थी रही करीमा बलूच को 2016 में बीबीसी ने दुनिया की 100 सबसे ज्यादा प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया था। उन्होंने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। और मिड डे प्राइम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार?
ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें मेरे सहयोगी गौरव कुमार के साथ। तो खेल की दुनिया में कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं गौरव? शुक्रिया रजनी। और खेल की दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर जो है वो देश में खेल ढांचे को मजबूती देने और खेलो इंडिया की मुहिम से जुड़े एथलीटों को बेहतर ट्रेनिंग और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की कड़ी में आज केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू 8 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र को वर्चुअली तौर पर सामने रखेंगे। जिन 8 राज्यों को पहले चरण में अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है उनमें ओडिशा, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। गौरतलब है कि इन सब का लक्ष्य ओलंपिक के लिए बेहतर एथलीट सामने लाना है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक ट्वीट और वीडियो शेयर कर फिट इंडिया की मुहिम को मजबूत करने का भी आह्वान किया। खेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि लाखों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के विजन से जुड़े हैं। हम फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूती दे सकते हैं। आप अपने फिटनेस वीडियो को मेरे साथ शेयर करिए और हम साथ मिलकर देश को फिट, स्वस्थ और एक सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री जी के इस फिटनेस मंत्र को मैं नियमित रूप से फॉलो कर रहा हूं। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मैं सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज जरूर करता हूं, क्योंकि फिट रहना है जरूरी। अब मैं आप सबको अपने फिटनेस वीडियोस शेयर करने के लिए इनवाइट करता हूं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो वाकई अपने बिजी शेड्यूल से आधा घंटा जरूर निकालिए, क्योंकि फिटनेस है तो सब कुछ है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल की खबरों की, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने 2 हार के बाद आखिरकार जीत का स्वाद चखा। चेल्सी ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम को 3-0 से हरा दिया। चेल्सी की इस जीत में टैमी अब्राहम ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। टैमी अब्राहम ने खेल के 78वें और 80वें मिनट में गोल किए। मैच में पहला गोल चेल्सी के डिफेंडर थियागो सिल्वा ने खेल के 10वें मिनट में किया। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। दुनिया भर में कोरोना के कारण क्रिसमस की रौनक फीकी पड़ रही है, लेकिन सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए लग्जरी टेंट के जरिए एक खास व्यवस्था की गई है, जिसमें जगमगाती रोशनियों, वातानुकूलित वातावरण में यात्री लग्जरी टेंट में ठहरकर आनंद के सुखद पल गुजार रहे हैं। साथ ही क्रिसमस के पेड़ों के साथ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। So what's the most like? तो
त्योहार मनाने का अनोखा अंदाज। और आप भी त्योहार और खुशियां मनाइए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो मजबूरी। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। बदल रहा संसार, सभी व्यापारी हो जाओ तैयार। डिजिटल दुनिया का सफर है शुरू होने को बेकरार। हर कदम पे आगे रखा आपने अपना व्यापार। इसी जोश से बढ़ें फिर एक बार, खुलेंगे व्यापार करने के नए रास्ते और होंगी बातें डिजिटल दुनिया के एक्सपर्ट्स से। सुनेंगे किस्से अपने जैसे व्यापारियों के और देखेंगे कैसे उनका बिजनेस बदला डिजिटल से। तो बस ऑन कीजिए अपना टीवी और निकल पड़िए डिजिटल दुनिया के सफर पर। नमस्ते डिजिटल के साथ सिर्फ डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर इन एसोसिएशन विद गूगल। साल 2020 पीछे छोड़ जा रहा है अनगिनत यादें जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिससे लगातार जूझ रही है पूरी दुनिया। प्रमुख खबरें जिन्होंने साल भर बटोरी सुर्खियां। ऐतिहासिक फैसलों से बदली देश की तस्वीर। प्रमुख घटनाएं जिन्होंने विश्व पर डाला असर। कठिन समय जो गमगीन कर गया। कुछ पल जो इतिहास में दर्ज हो गए। साल 2020 डीडी न्यूज की नजर से देखिए विशेष कार्यक्रम परछाइयां 2020 सिर्फ डीडी न्यूज पर। Good afternoon, I'm Shubhendu Ghosh. Welcome to Midday Prime. In the next 1 hour, we bring you all the stories and updates from India and the world. Recovery rate from COVID continues to improve in India, even as the number of fresh cases have fallen below 20,000 mark.
In the show up ahead, we will clear the air around the new strain of fast-spreading coronavirus that was discovered in the UK and the measures taken in India to guard against it. In other news, close contest between the BJP and the Gupkar alliance in Jammu and Kashmir local bodies polls, and India International Science Festival kickstarts on the birth anniversary of maths wizard Srinivasa Ramanujan. All that and more. First, the big news at this hour. Prime Minister Narendra Modi attends the centenary celebrations of Aligarh Muslim University, says there can be ideological differences in society, but when it is about our nation, country should be united, adds that politics can wait but economic development cannot. Trends show close fight between the BJP and Gupkar alliance in Jammu and Kashmir DPC election 2020. BJP wins its seats from Srinagar. Today is the birth anniversary of eminent Indian mathematician Srinivasa Ramanujan, which is also celebrated as National Mathematics Day. Prime Minister Modi to deliver inaugural address at the India International Science Festival being held on the occasion. The United States gives Legion of Merit to Prime Minister Narendra Modi for his leadership in elevating US-India strategic partnership. Ambassador of India to the United States, Taranjeet Singh Sandhu, accepts the medal on behalf of Prime Minister Modi. India-Bangladesh DG-level talks today. Talks will focus on border-related issues, including curbing trans-border crimes. Good news on the health front. Less than 20,000 daily new COVID cases recorded in India, lowest in nearly 6 months. India's indigenous vaccine, Covaxin, announces successful recruitment of 13,000 volunteers, the halfway mark of target 26,000 volunteers in phase 3 trials. US Congress passes long-awaited $900 billion deal for coronavirus aid. White House says President Donald Trump will sign the legislation once it reaches his desk. Let's now look at the big news of the bulletin. Prime Minister Modi today released a postal stamp via video conferencing as part of the centenary celebrations of Aligarh Muslim University. Addressing the event, Prime Minister said the alumni of AMU are not only placed at top positions in various institutions, but are also making India proud abroad. He added that even during COVID pandemic, AMU played an important role by contributing to the PM Cares Fund, free testing of people, building isolation wards and plasma banks. कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। And Prime Minister also said for prosperity of the nation, it is necessary that development happens at every level. The vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas at the core of the government's policies. देश आज
उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। And Prime Minister lauded Aligarh Muslim University for female students enrollment, which has increased to 35%. He also said school dropout of Muslim girls earlier was more than 70%, but due to government's efforts, it has now come down to just 30%. अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। And Prime Minister said politics is a small subset of society and there are many other issues in society that needs to be looked upon and sorted. He said New India should be the priority and added that politics can wait but economic development can't. सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। And Prime Minister said that we must not forget this part of diversity nor let it get weakened. He lauded AMU's campus, saying it represents a mini India and the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat is reflected in the university's campus. यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट हैं, तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, नहीं इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। And Prime Minister lauded Aligarh Muslim University for adopting a flexible curriculum in terms of interdisciplinary courses. He said the new national education policy reflects such an approach. एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कंटेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। And let's now move to our developing story.
In the Union Territory of Jammu and Kashmir, the counting of votes for 280 DDC seats, which began today morning, is going on smoothly. Today is a historic day in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and today evening the fate of some 2,181 candidates will be known who contested in the first ever DDC elections. These elections were historic as this is the first democratic exercise held in the Union Territory after the reorganization of the erstwhile Jammu and Kashmir state into 2 union territories. Meanwhile, as per the initial trends, BJP is leading in 46 seats, PAGD is leading in 66 seats and has won 3 seats. INC is leading in 19, JKAP in 6 and others in 33 seats. Tight security measures have been made in and around the counting centres to ensure a hassle-free counting. Today is a historic day for Jammu and Kashmir as counting for the first ever DDC elections in the Union Territory of Jammu and Kashmir is taking place. And as we shared with you the initial trends, the BJP is leading in most of the seats in Jammu district. Counting of votes is being held in all the district headquarters today, and sufficient arrangements have also been made for the smooth conduct of the counting process. Polling process was conducted through ballot, so that we can expect a delay in the declaration of the final results as well. And my colleague Shabir Dar is joining us from Gandarbal. Shabir, give us an update about how the counting is coming along from Gandarbal. Yeah, the counting has just started in the early morning at 9 a.m. and it still is continuing, and the trends keep coming in. The initial trend show till 1 p.m. show that it is a neck-to-neck competition between the Gupkar Alliance and the BJP. But what is more important, in this election is the huge participation of people who reposed their faith in the democratic process. And this big democratic exercise happened, for the first time after the abrogation of Article 370 and reorganization of Erstwhile State of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. The percentage of people who participated in these elections is very encouraging, and it is actually the win of the democracy in Jammu and Kashmir. The democracy, which has always been the victim of the situation, and the problems over here, has got the seal of people's faith this time. Because these elections are very important, because people at the grassroots level would be determining their developmental needs through these elections. And these elections are happening for the first time in Jammu and Kashmir. And that right, certainly. Elections of great importance at the grassroots level, Shabir. Also, what can you tell us about the current trends? We see a very close contest between the BJP and the Gupkar Alliance if we look at the Union Territory as a whole. Yes. See, if you see that the trends in Jammu indicate that the BJP has upper hand, and the trends in Kashmir district show that the Gupkar Alliance, which has the National Conference, People's Democratic Party, People's Conference, the CPIM, and the Awami National Conference, they have the upper hand in many districts. But it is too early to say that where the results will end, which will have the final say at the end of the day. But the trends clearly show that is a neck-to-neck competition between the two parties, being the one BJP and the alliance. Right, Shabir. Also, just briefly to put in context the significance of these polls, DDC stands for District Development Council. Once the counting is complete and the winners are declared, what kind of grassroots level development can people expect from these council centres? See. The 73 and 74 amendments and the Panchayat Raj Act has been recently, brought into Jammu and Kashmir, and the panchayats have been strengthened, they have been empowered. The people at the grassroots level would determine their own developmental needs. They will go. Actually, the development will reach to the threshold of the people. It will reach to their doors. They are the stakeholders of the development. The people at the grassroots level. So they are being empowered through these elections that they will determine their own developmental needs, and they will have the executive powers to implement all the government's developmental programs and policies. Right there, Shabir. Special funds have been given to, yes. Right there. Thanks very much, Shabir, for joining us with all those updates from Gandarbal.
Moving on, polling began in the first phase of the two-phase Karnataka local body elections across over 3,000 Gram Panchayats. More than 50% of villages in the state will exercise their franchise in 23,706 polling booths in this phase amidst the COVID-19 pandemic. Voting began at 7 a.m., will conclude by 5 in the evening. Owing to the pandemic, State Election Commission made the wearing of mask, maintenance of social distancing mandatory during the voting procedure. Hand sanitizers are also being made available at polling booths. The number of voters in each booth has been reduced from earlier 1,500 to now 1,000. COVID-19 positive voters would be allowed to vote as well in the last hour of polling. Some more election news. In Arunachal Pradesh, the elections for panchayats and municipal elections are being held today simultaneously. Out of 8,475 seats for Gram Panchayat and Zilla Parishad in the two-tier panchayat system, some 6,500 seats have already been declared elected. Candidates have been declared elected unopposed. Now the contest will be held for only 1,843 seats. Meanwhile, elections for the 110 Gram Panchayat seats will not be held due to single nomination rejection or there was no candidate. The Commission will take a final call after the electoral process of the current phase is over. For the 28 municipal wards in two urban local bodies of Itanagar and Pasighat, election is being held for 23 wards. 5 candidates from 5 wards in Itanagar Municipal Council have been declared elected unopposed. For Pasighat Municipal Council, voting is taking place in all 8 wards. Over 8,000 security personnel have been deployed across the state to ensure peaceful conduct of polls. Polling began at 7 a.m., will continue till 4 p.m. Today. EVMs will be used for elections to the 2 civic bodies, Itanagar Municipal Corporation and Pasighat Municipal Council, and ballot papers for the panchayats. And let's get some more updates. Sanjay Pratap Singh, our colleague, is joining us from Itanagar with more details. Sanjay, just take us through how is the polling coming along today in Arunachal? शिवेंदु, जैसा कि आप बता रहे थे कि पोलिंग अराउंड 1800 जिला परिषद और जिला पंचायत की सीटों के लिए हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ग्राम पंचायत और जिला परिषद की 6000 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट अनअपोज इलेक्टेड हो चुके हैं। इलेक्शन अथॉरिटीज से जो हमें सूचना मिली है, ईटानगर जो अर्बन लोकल बॉडीज का सेंटर है, जहां की 20 सीटें हैं, उनमें करीब 30% पोलिंग हो चुकी थी। ये 12 बजे तक का फिगर है और यही तकरीबन पासीघाट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी फिगर थे। ग्रामीण इलाकों से खबरें जरूर धीमे आ रही हैं, लेकिन परसेंटेज भले ही एग्जैक्ट अभी नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें देखी गई हैं, यहाँ तक कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरियाज में जहां मैं कई पोलिंग बूथ पर गया, सुबह से ही लंबी लाइनें थी और गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने करीब 1 घंटे पहले अपना वोट कास्ट किया है, तो उन्होंने भी यही कमेंट किया कि इस बार से बहुत उन्हें सेटिस्फेक्शन हुआ है, खुश हुए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट हो रहा है। दूसरा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट, जो कि आपने बताया कि मोर देन 6500 ग्राम पंचायत और जिला परिषद हैं, इनमें कैंडिडेट अनअपोज इलेक्टेड हुए हैं और बीजेपी के लिए पहले से भी खुश होने का मौका है, क्योंकि बहुत सारे उनके कैंडिडेट जो हैं वो अनअपोज इलेक्टेड हुए हैं। हालांकि जो 110 सीट्स हैं जहां पे एक ही उम्मीदवार थे, जहां पे ग्राम पंचायत की सीटों पर चुनाव नहीं हो पा रहा है, या तो एक सिंगल कैंडिडेट थे और उनका भी नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है, और विजयनगर एक डिफरेंट रीजन है वहां पे सेटलमेंट को लेकर, जिसके कारण अराउंड 40 जिला ग्राम पंचायत की सीटों पर पोलिंग नहीं हो पा रही है। फिलहाल कहीं से भी किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है, पीसफुल पोलिंग चल रही है। दिव्यांग और कोविड पेशेंट जो थे पोस्ट कोविड, उनके लिए भी जो है स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि उन्हें भी वोट डालने में कोई परेशानी ना हो। शुभेंदु जी, संजय, धन्यवाद आपका इन सभी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग संजय प्रताप गिविंग अस अपडेट ऑन द polls, Panchayat and the Zilla Parishad polls underway in Arunachal Pradesh. And we're heading for a short break. Lots more coming up in Midday Prime. Stay with us. Nine to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job.
The roaming wala job, the deadline wala job, or are you living in the market wala job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। Welcome back. You're watching Midday Prime. Time for our National Prime segment. The 51st Director General level Border Coordination Conference between Border Security Force and Border Guard Bangladesh will be organized from today till December 26th in Guwahati. During this conference, BSF delegation led by BSF DG Rakesh Asthana will hold talks with BGP delegation headed by BGP DG Major General Mohammad Shafinul Islam. The aim of the Director General talks is to discuss border-related issues and to enable better coordination between both border guarding forces of the two countries. The conference will focus on addressing and streamlining mechanisms on how to jointly curb various trans-border crimes and timely sharing of information between both border guarding forces. There will be deliberations on developmental and infrastructure works, joint efforts for effective implementation of coordinated border management plan and confidence-building measures. The last BSF-BGB Border Coordination Conference was held from 16th to 19th September this year in Dhaka. It's crucial DG-level talks taking place between India and Bangladesh. Conference to be held in Guwahati from today. It's going to conclude by December 26. A discussion on border-related and will talks take place between the DGs of the two border security forces, enable better coordination between the two forces. Focus would be addressing streamlining mechanism on how to jointly curb various trans-border crimes that concerns both India and Bangladesh. Also, implementation of coordinated border management plan and confidence-building measures. And my colleague Mridul Smita is joining us with more updates on the story. Mridul Smita, just take us through the importance of this DG-level talks between the border security forces of the two countries and the issues in focus. Hello. Hello, Mridul Smita, if you can hear me, just fill us in about the significance of the India-Bangladesh border talks that are set to begin today till 26th of December and the key issues in focus. Yes, of course, Shubhendru. Since today is the first day, the delegates have already arrived here a few minutes back and they are inside. And however, they are having the meeting. They have started the DG level. That's the first time that is happening outside the capital. Usually, the meeting that usually happens, it's usually either in Delhi or in Dhaka that happens. And this is for the first time as the meeting is being held outside the capitals of both the countries. And that is also a very different news. And since it is held in Guwahati, people are also looking forward to it. And since both the nations are having a better friendship onwards, as they are looking for both border security forces, they are joining hands together so that no differences that usually happens. And since Assam border lines with Bangladesh, many areas, those areas are very critical to hold upon. And all such issues will be taken during the meetings. And we are looking forward, all are just looking forward toward it. It happens in a better, in a positive manner. Shubhendru. Right there, Mridul Smita, appreciate you joining us with those inputs from Guwahati. Thank you. Let's now take a look at the update on the COVID-19 front from across the country. Some 30,376 recoveries were recorded yesterday, taking the cumulative total of recovered patients from COVID to 96,36,487. Now, with this, the recovery rate in India currently stands at 95.65%. India's three-pronged strategy, test, trace and treat, is proving to be a success. In particular, the fatality rate has dropped to 1.45%, with
146,111 deaths recorded so far. Active caseload has also slumped below 3 lakh to less than 3% of the total COVID cases reported in the country, which is the lowest figures in some 163 days. Less than 20,000 daily new cases have been recorded, which is again lowest in some 173 days. And Bharat Biotech has announced successful recruitment of 13,000 volunteers and continued progress towards achieving the goal of 26,000 participants for phase 3 of clinical trial of Covaxin across multiple sites in India. The phase 3 human clinical trials of Covaxin began mid-November, targeted to be done, comprising 26,000 volunteers across India. This is India's first and only phase 3 efficacy study for COVID-19 vaccine and the largest phase 3 efficacy trial ever conducted for any vaccine in India. Covaxin has been evaluated in approximately 1,000 subjects in phase 1, phase 2 clinical trials with promising safety and immunity-related results, with acceptance in international peer-reviewed scientific journals as well. Covaxin, India's indigenous COVID-19 vaccine by Bharat Biotech, is developed in collaboration with Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology. This is indigenous. Inactivated vaccine is developed and manufactured in Bharat Biotech's BSL-3 biocontainment facility. It's one of its kind in the world. Covaxin is a highly purified and inactivated 2-dose SARS-CoV vaccine manufactured in a Vero cell manufacturing platform with an excellent safety track record of more than 300 million doses. Now, in view of the upcoming holiday season and the new coronavirus variant spreading in United Kingdom, Maharashtra government has announced night curfew from 11 p.m. to 6 a.m. in major cities across the state from today till 5th of January. Chief Minister Uddhav Thackeray held a meeting in this regard with top officials from the state. In an official statement, it is announced that the institutional quarantine has been mandatory for all passengers from all over Europe and the Middle East for 14 days after landing at the airport. Also, home quarantine is mandatory for passengers from other countries. Due to the new coronavirus, the state is taking extra precautions and will be more vigilant, particularly for the next 15 days. All passengers will be subjected to RT-PCR test, that's a COVID test, during 5th to 7th day of quarantine. They will be allowed to go home after completing their quarantine period. Chief Minister Maharashtra also directed to set up a separate hospital for passengers coming from Europe if they have symptoms of the new virus. Chief Minister also directed to provide PPE kits to all airport staff checking passengers from European countries and Middle Eastern countries. Meanwhile, Tamil Nadu government has banned gatherings at beaches, resorts, hotels, pubs as well as roads to prevent the spread of novel coronavirus ahead of the festive season. An official statement said hotels could function and remain open but cannot host events and celebrations. Entry to beaches will be closed on New Year's Eve and the following day. These are places where a large number of people usually gather to ring in the new year in coastal districts, including Chennai. Currently, total number of COVID-19 cases in Tamil Nadu has reached 8,07,962 and the disease has claimed some 11,995 lives. An increasing number of countries have announced plans to ban flights from Britain following the decisions by several European nations to suspend travel from the UK following the emergence of a more transmissible strain of coronavirus in the country. The virus has appeared in London, Denmark and Australia. Extremely strict restrictions have been imposed in some parts of UK to prevent the spread of this new strain. The new virus variant had emerged in the UK in September. Germany, Italy, Belgium, Denmark, Bulgaria, Irish Republic, Turkey and Canada have all halted movement of aircraft from UK. Countries including India, Pakistan, Poland, Spain, Switzerland, Sweden, Russia, Jordan, France, Hong Kong and others have also suspended travel from the United Kingdom after UK Prime Minister Boris Johnson said a mutated variant of the virus had been identified in the country.
And we now connect with our medical expert, Dr. G.C. Khilnani, former HOD, Pulmonary Medicine, All India Institute of Medical Sciences, to learn more about this new variant and the concerns that have risen. Dr. Khilnani, warm welcome to our program, sir. Thank you. Now, there's much concern and panic about the new variant that